हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, आज से हम लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सेकेंड ईयर के तमाम चैप्टर्स टॉपिक वाइज और लेसन वाइज आपसे रोज़ाना शाम 6 बजे शेयर करूंगा। आप देखते रहिए बायोटॉनिक, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और इंशाल्लाह बोर्ड पैटर्न के हवाले से आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। देखते रहिए बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का लेसन। होम्योस्टेसिस। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस है क्या? तो व्यूअर्स, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ग्रीक वर्ड है होमियोस, जिसका मतलब है सेम और लाइक, और दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है अनचेंज्ड, फिक्स्ड, स्टेबल, स्टेडी, अनवेयरिंग, चेंजलेस। तो फिर क्या मतलब हुआ होम्योस्टेसिस का? बिल्कुल, आप सही समझे। होम्योस्टेसिस का मतलब है स्टेइंग द सेम, यानी सेम रहना, और नियरली द सेम, या सेम के करीब करीब रहना। तो होम्योस्टेसिस एक्चुअली है कि जो इंटरनल कंडीशंस हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको ऑलमोस्ट सेम रखना, ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएशन बहुत वाइड रेंज में होता है। आज अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एन मुमकिन है कि कल टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या 45 से भी ऊपर जा सकता है, या मुमकिन है कि 35 से डिक्रीज होके 25 पे भी आ सकता है। तो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जबकि इंटरनल अगर टेम्परेचर की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस हो सकता है, यानी 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल रेंज है, जो कि नैरो रेंज में है। तो देखें, बाहर जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर की मैंने आपको एग्जांपल दी, जबकि अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन आपने 1 और 2 डिग्री के दरमियान जो है रहनी है, यानी कांस्टेंट रखना है बॉडी टेम्परेचर को बॉडी ने, या नियरली कांस्टेंट रखना है। यही मैकेनिज्म तो है होम्योस्टेसिस। क्लियर हुआ? तो अगर हम ये जो मैंने आपको नैरो रेंज और वाइड रेंज बताया, इसी को मैं अगर सेंटेंस की फॉर्म में लिखूं तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन बन जाएगी। देखते हैं जी डेफिनेशन। The protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment, यानी एक्सटर्नल environment में जो fluctuations हैं उनके नुकसानात से बॉडी की internal environment को प्रोटेक्ट करना, ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। It keeps the internal fluctuations in a narrow range with various control systems compared to wider external fluctuations, यानी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट बॉडी की जो कंडीशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशंस, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो व्यूअर्स, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिन पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, उन कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे ससेप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी। ससेप्टिबल कंपोनेंट्स, तो देखते हैं जी कौन कौन से ससेप्टिबल कंपोनेंट्स हैं। 3 मेन ससेप्टिबल कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 वाटर, यानी बॉडी का वाटर जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है बॉडी का टेम्परेचर। 3 चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए? वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर। तो बिल्कुल नाजरीन, इन्हीं 3 चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए बॉडी के अंदर, हर बॉडी के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म है। तो इन ससेप्टिबल फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए जो मैकेनिज़्म है वो भी फिर 3 हो जाएंगे। नंबर 1 मैकेनिज़्म का नाम है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। व्यूअर्स, ऑस्मोसिस आपने डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, एसएससी में, ओ लेवल में, शायद ये उससे भी लोअर ग्रेड में आपने ये डेफिनेशन ऑस्मोसिस की पढ़ी होगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सिलेक्टिवली और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। यही तो वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से
वाटर और साल्ट्स जो है वो प्लांट्स की रूट से जो है वो लीव्स की तरफ मूव करता है। तो ये प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन। ये एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, तमाम में ऐसे होता है कि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेल टू सेल मूव करता है, या सेल्स टू एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट टू सेल, ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोसिस। Osmo regulation is a mechanism of regulation of solutes and water between organism and its environment। अब osmo regulation की अगर बात करें तो देखो लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है ना कि ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना। ऑस्मोसिस है वाटर मालिक्यूल की मूवमेंट को रेगुलेट करना। तो मतलब ये हुआ कि ऑस्मो रेगुलेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें सोल्यूट्स और वाटर ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान रेगुलेट किए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर हुआ जी? सेकेंड मैकेनिज्म जो अडॉप्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपने एक सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में, जो कि एक मिसकॉन्सेप्ट है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटा, सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बिल्कुल गलत, ऐसी बात नहीं है। सॉलिड वेस्ट नहीं, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, आपको आसानी के लिए आपको बताता हूँ, फॉर योर ईज, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट की रिमूवल को बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट 3 तरह के होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया की रिमूवल के लिए भी वाटर चाहिए, वो हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको बताएंगे कि कितना वाटर चाहिए, कितना अमोनिया रिमूव करने के लिए। तो आमतौर पे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करते हैं बॉडी से। यूरिया, इसको रिमूव करने के लिए भी पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए वो आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। यूरिक एसिड, इसको रिमूव करने के लिए भी पानी चाहिए, गो के कम मिकदार में चाहिए, लेकिन पानी चाहिए ज़रूर। तो हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन जो है वो करेंगे कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ना कि सॉलिड एक्सक्रीटा। याद रखिएगा ये। ओके, तीसरा मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे आज, वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल नैरो रेंज, यानी जो काबिल बर्दाश्त नैरो रेंज है उसके अंदर अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। जैसे इसी टॉपिक के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो इसी रेंज के अंदर, नैरो रेंज के अंदर, इसी टॉलरेबल रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये कहलाएगा थर्मोरेगुलेशन। अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया या 3 बढ़ गया, तो फिर वो उसके लिए फिर कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको अपना टेम्परेचर जो है वो डाउन करने के लिए, दोबारा 37 पे लाने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो नैरो रेंज के अंदर जो है वो टॉलरेबल रेंज के अंदर मेंटेन रखना, ये थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। इसी चैप्टर के एंड पे आपको बताएंगे कि बॉडी जो है वो थर्मोरेगुलेशन कैसे करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप बात करता हूँ कि अगर बल्कि इसकी एग्जांपल और डिटेल जो है इस चैप्टर के एंड पे जो है वो आने वाली हैं, तो आप जुड़े रहिएगा, तो आपको इंशाल्लाह इसका वो तरीका भी बता देंगे कि बॉडी जो है वो टेम्परेचर किस तरह करता है, कौन से केमिकल बॉडी के अंदर बन जाते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। तो वो आने वाले दिनों में आपको बता देंगे। व्यूअर्स, कैसा रहा आज का लेसन? ये आज मैंने आपको बेसिक 3 चीज़ें बताई हैं, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट दिया, और किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी को रेगुलेट करते हैं, मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो बेशक इग्नोर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।